तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाईलाइट के साथ में बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, सिखाते हैं आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये रहा, और इसका सही जवाब क्या होगा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने किस जिले की TIS परिषद के साथ समझौता किया है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि हमारे इंडिया के अंदर जो है ना वो इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इन्होंने रिसेंटली टाई अप किया है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की TIC काउंसिल के साथ में रिसेंटली समझौता किया है भारतीय मानक ब्यूरो ने। और ये कहाँ की है भाई, ये है गुरुग्राम की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका पढ़ने वाला है ना वो क्या है, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्ते सभी को, ठीक है। अच्छा, ये गुरुग्राम की कंपनी है, वो तो सब बात ठीक है। पहले मुझे TIC का फुल फॉर्म जानना है। T का मतलब टेस्टिंग है, I का मतलब इंस्पेक्शन है, C का मतलब सर्टिफिकेशन है। तो इसको पूरे को पढ़ोगे आप लोग क्या, टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन काउंसिल। और इसके साथ समझौता किया है, किस लिए किया है, उसका सीधा सा रीजन है कि टेस्टिंग के फील्ड को थोड़ा और ऊंचा लेके जाना, इंस्पेक्शन को, सर्टिफिकेट, ये जो आपके फील्ड है इसको एक अच्छे लेवल को देने की कोशिश करना। इसीलिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है ना ये MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। आपके मन में ये जरूर आया होगा कि सर ये BIS क्या होता है। तो BIS एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ऑफ इंडिया की, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट और फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इसके तहत काम करता है। अगर मैं बात करता हूं कि ये डिपार्टमेंट कब बना था, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट था 2016, इसी के तहत इसको 12 अक्टूबर 2017 को सेटअप किया गया था। इसका काम क्या है इंडिया में, इसका काम है BIS इन्वॉल्व है वेरियस एक्टिविटीज सच एज स्टैंडर्ड फॉर्मूला को स्टैंडर्डाइजेशन देना, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन देना, या प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड, हॉलमार्किंग स्कीम से रिलेटेड, लेबोरेटरी सर्विस से रिलेटेड BIS ही जो है ना उनको हॉलमार्क का या सर्टिफिकेशन देने का काम करता है। इसका हेडक्वार्टर कहां पड़ता है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को यहां से याद करना है। अच्छा, टेस्टिंग इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ये काम बेसिकली करती है टेस्टिंग और ये जो इंस्पेक्शन है इसी के अंतर्गत ही काम करती है। और ये डिपार्टमेंट मैंने कहा था ब्यूरो जो ऑफ इंडिया जो है ना हमारा, ये पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अंतर्गत, जिस डिपार्टमेंट की सेटअप 1946 के दौरान हुआ था। और आज इसके डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल है, ये भी याद रखना। और जो गुरुग्राम का ये वाला समझौता हुआ वो तो ठीक है, पर TIS जो है ना इसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है उनका नाम है अपर्णा धवन। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में, और इसकी स्थापना हुई थी साल 2018 के अंदर। काफी प्यारा और बहुत ही जरूरी वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन का सही आंसर करिएगा आप लोग, क्या रहने वाला है कि अभी रिसेंटली जो है ना वो हरियाणा सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है। इनमें से किसके साथ में आर्थिक सहयोग के लिए समझौता किया है रिसेंटली। आप इस वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर दीजिएगा, रशिया के साथ या UAE के साथ या पाकिस्तान के साथ या इनमें से कोई नहीं। अभी आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर और इसके साथ साथ जो है ना हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, ये गए हुए थे UAE के दौरे पे, और वहीं पे ही जो है ना एक MOU साइन किया गया है आर्थिक सहयोग के लिए, यानी कि इकोनॉमिकली हेल्प के लिए ये वाला समझौता हुआ ही है। इससे बेनिफिट होगा कि हरियाणा की युवाओं को एक तो सीधी सी बात है रोजगार दिया जाएगा, ये तो एक इंपॉर्टेंट काम होगा ही होगा। इसके अलावा बात आपको और शेयर करता हूं मैं, तो यहां पे एक दुबई के अंदर ही शारजहां देखा था इन्होंने, ठीक है ना। और इस शारजहां का काम क्या है, शारजहां के अंदर अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा है 2000 एकड़ का फैला हुआ सबसे बड़ा सफारी पार्क, और इस 2000 एकड़ वाले सफारी पार्क को रिप्लेस अब कर दिया जाएगा। यूं समझो इससे भी बड़ा अपने हरियाणा का 2 जिले हैं, एक जिले का नाम है गुरुग्राम और एक जिले का नाम है नूह। इन 2 जिलों के अंदर 6000 एकड़ तो गुरुग्राम का एरिया होगा और 4000 एकड़ जो है ना वो नूह का होगा। दोनों को मिला के टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जी 10,000 एकड़। और 10,000 एकड़ के अंदर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क बन जाएगा। तो अपने आप में ये भी एक बहुत ज्यादा जरूरी बात होगी। UAE की अगर मैं बात करता हूं तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात। इसकी अगर आप मुझसे पूछते हो कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल मैं बता सकता हूं आपको, वो है अबू धाबी है, ठीक है ना। अबू धाबी इसकी कैपिटल है। मैं अगर आपसे पूछूं UAE के जो आपके क्या कहते हैं करेंसी क्या है, तो दिहरम करेंसी है। और UAE के जो शेख है खलीफा बिन जायद अल नाहयान, यहाँ के एट प्रेजेंट जो है ना वो शेख है। प्रणाम बेटा प्रणाम, ठीक है।
और हरियाणा के बारे में तो खैर आपको वैसे भी अच्छे से पता है, दो चार चीजें और याद करवा देता हूं। जैसे राज्यपाल हरियाणा के वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये 18वें राज्यपाल है हरियाणा के। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि पहले राज्यपाल कौन थे, तो पहले राज्यपाल का नाम था हरियाणा के अंदर धर्मवीर। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रख सकते हो। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री हरियाणा के अंदर ये हैं 10वें नंबर के अंदर चल रहे हैं अभी, ठीक है ना, व्यक्तिगत रूप से। और संख्या वाइज तो खैर 22-23 हो गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हैं। लेकिन पहले कौन थे? पहले सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। पहले जो झज्जर के बेरी से थे, भगवत दयाल शर्मा। ठीक है ना, तो भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा। और कई बार पूछा जाता है ये कौन सी पार्टी से थे, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से थे। झज्जर बेरी से रहने वाले थे ये, बेरी के। और ये मनोनीत थे, ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है। मनोनीत थे ये, मतलब ये इनके लिए चुनाव नहीं हुआ था, इनको सिर्फ ही मनोनीत किया गया था। और ये वही थे जो कि राज्यपाल के पद पे भी रह चुके हैं। हरियाणा के पहले हैं और एकमात्र अभी तक के लिए राज्यपाल। ये दो राज्यों के राज्यपाल के पद पे रहे थे, एक तो उड़ीसा राज्य के राज्यपाल के पद पे रहे, एक मध्य प्रदेश 1985 के दौरान। ठीक है, अच्छा, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। नेशनल पार्क, हरियाणा राज्य के अंदर दो ही नेशनल पार्क है। पहला नेशनल पार्क है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, और ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना, गुरुग्राम के अंदर फरुख नगर पड़ता है एक। ठीक है ना, गुरुग्राम का फरुख नगर है, इस फरुख नगर के अंदर है। इसका एरिया है कितना? 35.217 एकड़ का एरिया है। और ये हरियाणा का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, ये याद रखना। ये एक्चुअली 1971 के अंदर जो है ना, इसको वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में सेटअप किया गया था। वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में सेटअप किया गया था। इसी पार्क को 1972 के अंदर जो है ना, जलीय जीव संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया था। जलीय जीव संरक्षण क्षेत्र, जलीय जीव संरक्षण क्षेत्र जो है ना, इसको घोषित किया गया था। कौन से साल के अंदर? 1972 के अंदर घोषित किया गया था। इसके बाद में इसी को जो सेटअप किया गया, जलीय जीव या वन्य जीव का जो टैग दिया गया था ना, वो देने का काम किया था भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री ने। ठीक है ना, पहली महिला प्रधानमंत्री, और इनका नाम आप सबको पता है, इंदिरा गांधी के द्वारा। इसको सेटअप करने में एक सहयोग पक्षी विज्ञानी ने भी किया था, जिनका नाम क्या है? सलीम अली। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क के वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इसका जवाब आपका रहेगा पीटर जैक्सन। ठीक है ना, पीटर जैक्सन जो है ना, ये वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने वाकई में इस पार्क की स्थापना की थी। अच्छा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है ना, ये नेशनल पार्क कब बना था? तो 1991 में जो है ना, इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। 1991 के अंदर इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा सर, और कलेसर, और एक बात और है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को जो है ना, अगस्त 2021 में जो है ना, रामसर साइट का टैग भी दे दिया गया। रामसर साइट का जो है ना, वो टैग भी दे दिया गया। यानी कि हरियाणा की आर्द्र भूमि क्षेत्र, ये भारत के अंदर टोटल 75 है। 75 में से दो ही हरियाणा में है, एक तो ये सुल्तानपुर और एक झज्जर के अंदर बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको। ये बस दो को ही मिला हुआ है, याद रखना आप लोग। ठीक है ना, राम राम बेटा सभी को। तो अच्छा, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है भाई आपका यमुना नगर के अंदर पड़ता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य तो वैसे बहुत सारे हैं, कालेसर है, बीरबारा है, लगभग टोटल 8 के आसपास है, पर नेशनल पार्क हरियाणा में 2 ही है। चलो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हरियाणा के किस शहर की नगर पालिका को स्वच्छ नगर पालिका शहर के रूप में अभी रिसेंटली सम्मानित किया गया है? हरियाणा राज्य के अंदर स्वच्छ नगर पालिका कौन सी है? तो शाम नगर पालिका है, या कालावाली नगर पालिका है, या दारूहेड़ा है, या हांसी नगर पालिका है? तो अभी रिसेंटली जो है ना, हमारे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये स्वच्छ नगर पालिका का अवार्ड दिया है रेवाड़ी जिले की दारूहेड़ा नगर पालिका को। ऑप्शन नंबर सी जो है ना, इस सवाल का ठीक रहेगा। ये कौन से जिले की है? ये याद रख लेना, रेवाड़ी जिले की है। ये दारूहेड़ा आप लोगों को वैसे भी याद रहता है, किसके लिए याद रहता है? ये याद रहता है हीरो मोटरसाइकिल बनाने के क्षेत्र में, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में इस क्षेत्र का आप लोग नाम पढ़ा करते हैं, दारूहेड़ा नगर पालिका। 1 अक्टूबर के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नई दिल्ली के अंदर जो है ना, ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर ये सम्मान समारोह हुआ था, और वहां पे नगर पालिका दारूहेड़ा को जो है ना, ये अवार्ड दिया गया था। आजादी की अमृत महोत्सव जो श्रृंखला चल रही है ना, उसी के दौरान ही। और आपको मैं वैसे बता देता हूं कि हरियाणा के अंदर वर्तमान में सबसे जो स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 जो आया है ना, वो आया है गुरुग्राम आया है। ठीक है ना, गुरुग्राम स्वच्छ सर्वेक्षण में अब नंबर 1 है आपका हरियाणा का। और पूरा ओवरऑल हरियाणा जो है ना, वो टॉप 5 बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के टॉप 5 के अंदर जो है ना, नाम जाना जाता है हरियाणा का।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि हरियाणा के किस जिले को पहली बार वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा। अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, अच्छे से इसको आप लोग जो है ना वो याद कर लेना है डियर, ठीक है ना। राधे राधे डियर, ठीक है ना। सर ब्लैक स्क्रीन कर लो, ये पीपीटी बनी हुई है बेटा, ठीक है ना। इसको ब्लैक और वाइट तो चेंज तो कर नहीं सकते, इसमें दिक्कत क्या है बच्चा? हाँ, ब्लैक और वाइट में क्या दिक्कत है? ये मैं खुद लिख नहीं रहा हूँ, ये पहले से लिखा हुआ है, ये पहले से पीपीटी डिजाइन की हुई है। बहुत मेहनत लगी यार पीपीटी बनाने में, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे बनाने में टाइम लगा है। खैर, किस जिले की, तुम ये तो क्यों नहीं देख रहे सर, मेहनत कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएशन दो ना। ब्लैक और व्हाइट से क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें कंटेंट से मतलब है। तो पहली बार वंदे भारत ट्रेन से जोड़ा जाएगा, तो ये कौन सा एरिया है? ये जिला है आपका है अंबाला। एक्चुअली अंबाला और करनाल दोनों ही है, ऑप्शन एक ई और होता तो ठीक लग जाता कि अंबाला और करनाल दोनों ही ठीक रहेगा, आपका कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है शुरुआत यहाँ से अंबाला और करनाल, और ये क्या कहानी है पूरी समझाइए। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे भारत के अंदर एक ट्रेन बनी थी जिसका नाम है ट्रेन 18। ये एक्चुअली 2018 में बन के तैयार हुई थी। कहाँ पे बनी थी? ये बनी थी आपकी चेन्नई के अंदर बनी थी, ठीक है ना। चेन्नई कोच फैक्ट्री जो है ना आपकी, वहां पे इसको बनाया गया। चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर इसको बनाया गया था ट्रेन 18 को। ये पॉइंट हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या निकला कि ट्रेन 18 को चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में बनाया, बट इसको 15 फरवरी के दिन, 15 फरवरी 2019 के दिन इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम पहली बार क्या हो गया? इसका नाम पहली बार हो गया आपका वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन हो गया, ठीक है ना। वंदे भारत ट्रेन जो है ना इसका नाम हो गया। सही है सर, वंदे भारत ट्रेन हो गया इसका नाम। अब वंदे भारत इस ट्रेन का नाम हो गया, सही है, पर ये पहली बार कहां चलाई गई? तो पहली बार ये चलाई गई थी कहां से कहां तक? दिल्ली से लेके और इसे वाराणसी तक जो है ना वो चलाया गया। दूसरी बात करते हैं तो इससे जो है ना कहां से कहां तक चलाया गया? इसे दिल्ली से लेके, दूसरी ट्रेन वंदे भारत दिल्ली से लेके और ये कटरा के बीच में चली। कटरा आपको पता है माता वैष्णो देवी जाने वाला इलाका, ठीक है ना। और तीसरा जो है ना आपका ये चलाया गया है गुजरात के अंदर, जो गांधीनगर है आपका, गांधीनगर अहमदाबाद दोनों लिख देता हूं मैं, गांधीनगर अहमदाबाद, गांधीनगर अहमदाबाद, यहां से लेके इसे और कहां तक चलाया गया? इसे मुंबई के बीच में। और अब चौथी जो ट्रेन चली है ना ये चली है कहां से? दिल्ली से लेके और इसे जो है ना ऊना तक चलाया गया। ये ऊना नाम की जगह कहां पे है? ये हिमाचल प्रदेश में। आपके भारत के अंदर ना टोटल 4 ही ट्रेन है, ये पॉइंट याद रखना। राम राम बेटा, राम राम, ठीक है ना। आपके भारत के अंदर इस पॉइंट को याद कर लेना आप लोग कि टोटल 4 ही ट्रेन है जो अभी चल रही है वंदे भारत। और कहां से कहां चल रही है सब बता दिया मैंने। चौथी का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। ये चौथी में से आपके हरियाणा के 2 जिले टच होंगे, एक करनाल होएगा, एक अंबाला होएगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये वंदे भारत ट्रेन अपने आप में बेहद खास भी है। और ये क्यों खास है देखो, मैंने सब बात बता दी है आप लोगों को, ठीक है ना। तीसरी ये अहमदाबाद से मुंबई होगी, गांधीनगर अहमदाबाद, ठीक है ना, उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। अभी के लिए अहमदाबाद से मुंबई है, लेकिन आने वाले टाइम में कनेक्ट कर देंगे उसको। ये घोषणा की थी मोदी साहब ने ही। दिल्ली से कटरा हो गया, दिल्ली से वाराणसी हो गया, ये सारी बात बता दी। ये ट्रेन खास इसलिए है क्योंकि इस ट्रेन के अंदर ना एक तो जो टॉयलेट है वो वैक्यूम वाले हैं, जिस टाइप से आपके प्लेन के अंदर होते हैं ना, कुछ उस टाइप से ही है। घूमने वाली चेयर्स है, 360 डिग्री मूव कर सकती है आपकी। जीपीएस आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे जैसे मेट्रो के अंदर होते हैं। और ये सारी चेयर कार है, समझ लीजिएगा। इसमें सोने की नहीं है, बस बैठने की है, जैसे प्लेन के अंदर होता है ना, तकरीबन वैसी ही फैसिलिटी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत स्टेशनों पर बीजेपी नेता इसके स्वागत करेंगे। इन सभी स्टेशन से होकर निकलने वाली है ये, लेकिन इसके स्टेशन अंबाला के अंदर बनाया जाएगा, जहां से आप लोगों को सुविधा मिल सकेगी। करनाल के अंदर सुविधा मिल सकेगी आने वाले टाइम के अंदर। चलिए, 2021 के नीति आयोग नवाचार सूची में हरियाणा राज्य किस स्थान पे रहा है? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ हरियाणा स्टेट इन द नीति आयोग इनोवेशन लिस्ट फॉर 2021। तो 2021 के नीति आयोग नवाचार सूची में हरियाणा राज्य रहा है तीसरे स्थान पे। अच्छा सर, हरियाणा तीसरे पे रहा है, तो पहले नंबर पे कौन सा रहा है इसके अंदर? पहले नंबर पे इसके अंदर रहा है कर्नाटक राज्य। दूसरे पे कौन रहा है सर? दूसरे पे रहा है इसके अंदर तेलंगाना रहा है, ठीक है ना, तेलंगाना। और तीसरे
नंबर पे तो आप लोगों को बता ही दिया है मैंने कौन सा रहा है, तीसरे नंबर पे रहा है हरियाणा राज्य रहा है। इनोवेशन इंडेक्स के अंदर देखने की कोशिश करें तो मतलब अपना उद्योग व्यापार और रोजगार सर्जन में तेजी से कदम बढ़ाना, खुद के इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करना, उस मामले में एक्चुअली इनोवेशन इंडेक्स के अंदर क्या क्या पॉइंट चेक किया करते हैं, ये ह्यूमन कैपिटल चेक करते हैं, इन्वेस्टमेंट चेक करते हैं, नॉलेज वर्कर की नॉलेज कितनी है, बिजनेस एम्पावरमेंट कितना है, सेफ्टी एंड लीगल एनवायरमेंट कितना है, इसके अलावा नॉलेज आउटपुट, जो आपके ज्ञान है उस ज्ञान से कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। अभी मैं आपको पढ़ा तो रहा हूं, बहुत ढंग से पढ़ा रहा हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे पढ़ाने से पेपर आपका पास होगा कि नहीं होगा वो चीज भी तो चेक की जाएगी ना आपकी, कि मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने से आपकी स्किल बनी है कि नहीं बनी है, ठीक है। नॉलेज डिफ्यूजन है, ठीक है, मेरे पढ़ाने से आपके पास में कुछ आ गया, आप उस नॉलेज को किसी को शेयर कर सकते हो कि नहीं कर सकते, किसी को बता सकते हो कि नहीं बता सकते कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। कब बता पाओगे, जब बहुत अच्छे से मैंने टीच किया तो बता दोगे भी हाँ यार सुनील सर ने अच्छी पढ़ाया था हरियाणा जी के या हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है। ऐसे तो इनमें से जो है ना ये पॉइंट्स को चेक किया जाता है इनोवेशन के मामले में। तो मैंने आपको बताया टॉप के अंदर जो है ना लगभग कर्नाटका रहा है, 2 नंबर पे तेलंगाना, फिर हरियाणा रहा है। अच्छा आपके मन में आया होगा सर सबसे लास्ट कौन सा स्टेट रहा है बताओ, तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में बिहार है, फिर ओडिशा आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है। ये सबसे लास्ट के स्कोरर हैं, याद रखना आप लोग। सबसे टॉप स्कोरर को 18.5 के आसपास छत्तीसगढ़, नंबर चलो आप ना भी याद करो चलेगा। लेकिन अगर बात करूं मैं पहाड़ी राज्य के, जो उत्तर पूर्वी राज्य है, इस लिस्ट में मणिपुर जो है ना सबसे आगे है, उत्तराखंड और मेघालय फिर उसके बाद आता है, और सबसे लास्ट में इसमें जो है ना नागालैंड आया है। एक आपके लिए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि केंद्र शासित प्रदेश या छोटे राज्य यानी कि यूनियन टेरिटरी के अंदर नंबर 1 जो है ना आपका वो चंडीगढ़ है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में दिल्ली, अंडमान निकोबार है, और इसमें सबसे लास्ट में किस में रहा, लद्दाख रहा। तो आपको क्या याद रखना है, 2021 की इनोवेशन इंडेक्स के अंदर हरियाणा तो तीसरे स्थान पे है, पहले नंबर पे कर्नाटका, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे हरियाणा, सबसे लास्ट रहा इसके अंदर बिहार। पहाड़ी और उत्तर पूर्वी राज्यों में टॉप पे मणिपुर है, लास्ट नागालैंड है। केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप में चंडीगढ़ है, और लास्ट कौन सा है, लद्दाख है आपका, ठीक है। चलिए, किस योजना में केंद्र सरकार ने मासिक धर्म स्वच्छता योजना को जोड़ने के निर्देश दिए हैं? अपने आप में फिर एक बहुत ही अद्भुत और बहुत ही जरूरी वाला सवाल है। मासिक धर्म स्वच्छता को जोड़ने के आदेश दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में। देखो, एक तो इसका क्वेश्चन बनना लाजमी है, लगभग सभी पेपरों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत इंडिया में हुई थी 22 जनवरी को हुई थी 2015 के दिन, और ये शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर पानीपत नाम की जगह में जो है ना शुरुआत हुई थी। अच्छा, हरियाणा के पानीपत के अंदर शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। और अगर मैं बात करता हूं कि ये शुरुआत आपकी पानीपत के अंदर हुई, तो ये पॉइंट भी आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा कि इसको शुरू किसने किया था, पीएम साहब ने किया था, के साथ में उस टाइम पे जो है ना वो माधुरी दीक्षित जो है ना वो साथ में थी। इसके अलावा जो है ना परिणीति चोपड़ा साहब जो है ना वो भी थी। परिणीति चोपड़ा हरियाणा के अंबाला से संबंधित, इसलिए। अच्छा, इसी योजना की बात करता हूं तो ये डिपार्टमेंट कौन से के अंतर्गत आती है, ये डिपार्टमेंट आती है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है, इसके अंतर्गत आती है ये महिला एवं बाल विकास, यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है इसके अंतर्गत। इसकी मंत्री का नाम भारत में कौन है, तो इसकी भारत में तो जो मंत्री है ना इनका नाम है स्मृति ईरानी, ठीक है ना, स्मृति ईरानी ये भारत में मंत्री है। बट अगर मैं पूछता हूं इसकी मंत्री हरियाणा में कौन है, तो इसकी हरियाणा में मंत्री का नाम है कमलेश ढांडा, ठीक है ना, कमलेश ढांडा ये हरियाणा के अंदर राज्य मंत्री का पद संभाल रही है। और कमलेश ढांडा जो है ना ये भी याद कर लीजिएगा कलायत से जीती हुई है, ठीक है ना, ये जीती कहां से हुई है, कलायत से जीती हुई है। अच्छा, मैं बात करता हूं इस महिला आयोग की चेयरमैन कौन है इंडिया के अंदर है। जो महिला आयोग है आपका, महिला आयोग, इस महिला आयोग की चेयरमैन का नाम क्या है, महिला आयोग की अध्यक्ष जो है ना उनका नाम क्या है, तो महिला आयोग की अध्यक्ष जो है इनका नाम है रेखा शर्मा, ठीक है, रेखा शर्मा। और हरियाणा के अंदर महिला आयोग की चेयरमैन कौन है, तो हरियाणा जो है ना, हरियाणा में महिला आयोग की चेयरमैन, हरियाणा में महिला आयोग की चेयरमैन का नाम है रेणु भाटिया, ठीक है ना, रेणु भाटिया। अच्छा, रेणु भाटिया कहाँ की है, रेणु भाटिया है फरीदाबाद की है, याद रखना आप लोग, ठीक है ना, फरीदाबाद की है ये। और जो वाइस चेयरमैन है उनका नाम प्रीति भारद्वाज है, ठीक है, तो वो भी पॉइंट याद करना हरियाणा के अंदर। तो चलो सर, ये पॉइंट हो जाएगा। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में ये मासिक धर्म स्वच्छता जोड़ा, इसका मतलब क्या है, वुमेन्स को, गर्ल्स को स्पेशली सैनिटरी नैपकिन पैड के बारे में बताना, लोगों को इसके लिए जागरूक करना, 6वीं से 12वीं क्लास तक इसको फ्री देना, सब्सिडी पे देना, इन सभी योजनाओं के तहत इसको जो है ना जोड़ा गया है। तो ये सब बातें याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है ना।
और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से बेनिफिट क्या हो गया है, हरियाणा राज्य का साल 2011 के अंदर जो लिंगानुपात हुआ करता था ना, वो था 879, याद रखना। और अब जो लिंगानुपात हरियाणा का 2021 तक की बात करता हूं, या 22 जुलाई 2022 तक का लेटेस्ट आंकड़ा लेके चल रहा हूं, तो 920 है। ये देखो आप लोग कितना ज्यादा फर्क पड़ गया है अपने आप में इसका, ठीक है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मैंने अभी बता दिया है, स्मृति जुबिन ईरानी है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ये डिपार्टमेंट कब बना था, 1985 से काम कर रहा था। ये पहले एक्चुअली मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था डिपार्टमेंट, लेकिन इसको 2006 के अंदर जो है ना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के रूप में अलग से डिपार्टमेंट बना दिया है। हालांकि ये होता तो पहले ही था 1985 में, 2006 से जो है ना इसको एक अलग डिपार्टमेंट की पहचान दी गई। चलिए सर, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा रहेगा, ये एक्चुअली ना एक पब्लिक इंडेक्स है जिसमें हरियाणा नंबर 1 आया था। ये आगे क्वेश्चन आ भी जाएगा। हरियाणा के किस जिले में 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी बनाई जाएगी? हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर ग्लोबल सिटी बनाने की बात हुई है? गुरुग्राम में हुई है, कैथल में हुई है, करनाल में हुई है, या पंचकुला के अंदर हुई है? तो एक बात को आप लोग याद रख लीजिएगा कि हरियाणा का जो जिला गुरुग्राम है ना, इस गुरुग्राम को सिंगापुर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा, ठीक है ना। इसको सिंगापुर की तर्ज पर जो है ना वो विकसित किया जाएगा। कौन से जिले को? गुरुग्राम जिले को। हरियाणा के गुरुग्राम जिले को सिंगापुर की तर्ज पे विकसित किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी को ही ग्लोबल सिटी के रूप में लेके जाया जाएगा आगे। इसी गुरुग्राम से बात करता हूं तो गुरुग्राम के अंदर ना 50 एकड़ भूमि के अंदर साइंस सिटी बनाई जाएगी, ठीक है ना। गुरुग्राम के अंदर 50 एकड़ भूमि में साइंस सिटी। इसी गुरुग्राम के अंदर जो है ना आप लोगों को याद रखना है कि एक डिजिटल इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो आपका प्लांट जो है ना वो खोला गया है। डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का मतलब क्या है? डिजिटल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि पूरे शहर के अंदर जगह जगह पे चप्पे चप्पे पे कैमरे लगा दिए, एक ही जगह पे बैठ के पूरे शहर को मॉनिटर किया जा सकेगा। यही है डिजिटल इनोवेशन, ठीक है ना। तो डिजिटल इनोवेशन प्लांट जो है ना खोला गया गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम की अगर मैं और बात करने की कोशिश करूं तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष कौन है? तो गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष का नाम आप लोगों को याद रखना है, वो है कला रामचंद्रन, ठीक है ना। कला रामचंद्रन ये जो है ना गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस अध्यक्ष है। गुरुग्राम के अंदर भारत की पहली OECM साइट भी आई है, भारत की पहली, ठीक है, भारत की पहली OECM साइट आई है, यानी कि अदर इफेक्टिव कंजर्वेशन मेजरमेंट। एक टाइप का ट्रेडिशनल जंगल आया है यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क, ठीक है ना, अरावली पार्क, ठीक है। अरावली पार्क जो है ना ये गुरुग्राम का पहला आपका जो है, ये याद रखना है कि गुरुग्राम का नहीं बल्कि भारत का ही सबसे पहला है। इसको सपनों की सिटी कहते हो, इसको मिलेनियम सिटी कहते हो, इसको आप लोग साइबर सिटी के नाम से पुकारा करते हो, इसको किंगडम ऑफ ड्रीम्स के नाम से पुकारते हो, ऐसे इसके कई सारे नाम हैं आपके। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा में अब चौपाल किस नाम से जानी जाएगी? हरियाणा के अंदर जो चौपाले हैं ना उनका नाम चेंज कर दिया दुष्यंत चौटाला ने, और नाम चेंज कर दिया गया, क्या नाम हो गया? अटल बिहारी भवन हुआ है, राव तुलाराम भवन हुआ है, भीमराव अंबेडकर भवन हुआ है, या इनमें से कोई नहीं? देखो हरियाणा के अंदर ना कई बार क्या होता है कि लोग जातिवाद कर लेते हैं, किसी नाम पे रख देते हैं नाम, या कोई पर्सनल नाम रख देता है। तो मान लेते हैं कि किसी एक खास एक गाँव में हो सकता है कि 2 प्रकार के धर्म के लोग रहते हो, हिंदू और कुछ घर मुस्लिम के भी आते हो, या कुछ एक अलग अलग प्रकार की जाति हो। जैसे एक ही प्रकार की जाति है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग जाति के लोग हो तो दिक्कत हो। उसी प्रकार की दिक्कतों को ही मिटाने के लिए भीमराव अंबेडकर भवन जो है ना किया गया है। ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है भाई। अब गांव के अंदर जो है ना भीमराव अंबेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा हरियाणा की सभी के सभी ग्राम पंचायतों को। हरियाणा के गांव में पार्टीबाजी और जातीय तनाव को खत्म करने के लिए हरियाणा सरकार ने अहम योगदान उठाया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक मामलों की सूचकांक में राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में हरियाणा किस नंबर पे रहा है? तो सामाजिक मामलों की सूचकांक में राजनीतिक न्याय के क्षेत्र में हरियाणा राज्य 16वें नंबर पे रहा है। ये तो पॉइंट याद रखना। लेकिन पब्लिक अफेयर इंडेक्स के 18 बड़े राज्यों में ओवरऑल देश में नंबर 1 पे रहा है। मतलब सिर्फ राजनीतिक मामलों को देखें तो हरियाणा है 16 नंबर पे, लेकिन सारे और भी मामले चेक किए जाए हरियाणा के तो उस मामले में हरियाणा जो है जैसे सामाजिक है या कोई सिर्फ और सिर्फ जो है आर्थिक न्याय को देखने की कोशिश करते हैं उसमें हरियाणा नंबर 1 पे रहा है। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा नंबर 1 पे, 2 तमिलनाडु, 3 केरल, 4 छत्तीसगढ़ और 5 नंबर पे जो है ना इसके अंदर पंजाब रहा है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं।
तो अमंग 18 बिग स्टेट हरियाणा बेस्ट गवर्न, हरियाणा के अंदर जो है ना जो पब्लिक अफेयर है ना वो ओवरऑल जो है ना आपके टॉप पोजीशन पे है। हरियाणा के किस लेखिका को मनु मुक्त मानव अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? हरियाणा के किस लेखिका को मनु मुक्त मानव अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा सम्मान मिला? तो ये सम्मान मिला है युवा सम्मान प्रियंका सौरभ को। प्रियंका सौरभ को मनु मुक्त मानव अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित किया गया। ये मनु मुक्त सम्मान से सम्मानित होने वाली प्रियंका सौरभ ये है कहाँ की? ये हरियाणा के एक जिला है जिसका नाम है भिवानी, और भिवानी के अंदर पड़ता है एक सिवानी, और सिवानी जो है ना सिवानी में पड़ने वाला एक गांव है जिनका नाम है बड़वा, ठीक है ना। इस बड़वा गांव की रहने वाली है, ये पॉइंट याद रखना, जिनको प्रियंका सौरभ को सम्मानित किया गया है। तो हरियाणा के जिला भिवानी खंड के सबसे बड़ा सा गांव है एक बड़वा। इसकी युवा लेखिका प्रियंका सौरभ को 20 नवंबर को हरियाणा के प्रतिभान IPS मनोमुक्त मानव के 40वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में साहित्य और सामाजिक संस्कृति, शैक्षणिक और लेखन की क्षेत्र में इनकी उपलब्धियों को देखते हुए ये एक मनोमुक्त मानव ट्रस्ट है नारनौल का, उसके तरफ से अंतर्राष्ट्रीय विशिष्ट युवा प्रतिभा सम्मान समारोह में इनको सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, एक अलग से न्यूज़ है, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आप लोग सीधा ही याद कर सकते हैं कि क्या है न्यूज़। आप लोगों को शायद याद होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमारे पूरे भारत में अप्लाइड है और आपके हरियाणा में तो अप्लाइड है ही है। इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में होता क्या है? इस योजना का सीधा सा उद्देश्य ये है आपका कि हरियाणा राज्य के अंदर जितने भी आपके 1,80,000 से कम के परिवार है या 5 एकड़ से कम की जमीन वाले परिवार हैं, उन परिवारों को सालाना 6,000 रुपए की मदद करना सरकार का टारगेट है। सालाना 6,000 रुपए की मदद करने का मतलब यह है कि इसमें 2-2 हजार रुपए की जो है ना वो 3 किस्तें दी जाती है, ये पॉइंट याद रखना। 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें जारी की जाती है, इसके अंदर 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं। और ऐसी किस्तें अब तक टोटल जो है ना 11 की जा चुकी थी और अभी रिसेंट अक्टूबर 2022 में 12वीं किस्त जारी कर दी गई है। इस 12वीं किस्त में लगभग 20 लाख किसानों को जो है ना डायरेक्ट लाभ मिला है। किसानों से संबंधित कोई भी समस्या अगर हरियाणा में है तो उसके लिए 155261 जो है ना एक नंबर भी दिया गया है। ये बेसिकली एक नंबर टोल फ्री नंबर है। फार्मर कैन डायल 155261 टू नो द स्टेटस ऑफ PM किसान एप्लीकेशन। प्रधानमंत्री किसान एप्लीकेशन का रियल स्टेटस देखने के लिए ये वाला एक जारी किया गया है नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा में ये तो चलो ठीक है ना, आपका हो गया ये। और हाँ, ये टोटल किस्त कितने रुपए की थी वो भी बता देता हूं। ये टोटल किस्त थी आपकी 16,000 करोड़ की, ठीक है ना, 16,000 करोड़ की थी। ये पूरे भारत के लिए थी ना, टोटल 16,000 करोड़ की थी किस्त। हरियाणा में प्रदेश के पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ किस जिले में हुआ है? ये क्वेश्चन भी अगर गौर से देखोगे तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्या है इसकी इंपॉर्टेंस वो भी बताता हूं मैं आपको। हरियाणा की पहली डिजिटल बैंकिंग, अगर आपको मैं 2022 का बजट बताने की कोशिश करूं, नेशनल बजट, तो इस बार का 2022 का जब यूनियन बजट आया था, 2022-23 का जो हमारा केंद्रीय बजट आया था, यानी कि यूनियन बजट आया था, इस यूनियन बजट के अंदर निर्मला सीतारमण ने एक बात कही थी कि हमारे भारत के अंदर आने वाले टाइम में 75 डिजिटल यूनिट जो है ना डिजिटल बैंक खोले जाएंगे। अब ये 75 डिजिटल यूनिट बैंक खोले जाएंगे 75 डिस्ट्रिक्ट में। ये डिजिटल बैंक क्या होते हैं, कहीं पे इसका मतलब एक ऐसा समझ लीजिएगा कि उस डिस्ट्रिक्ट का कोई हेडक्वार्टर तो हो जाएगा चलो, पर काम सारा ऑनलाइन ही होगा। कहीं ऐसे आपका नहीं है कि उस बैंक में जाके आप वास्तविक काम कर पाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत आपके हरियाणा के फरीदाबाद से हुई है। तो ये पहला डिजिटल बैंक यूनिट है, फरीदाबाद के अंदर खोला गया। इसमें प्रदेश में पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ हो गया। इस बैंकिंग में बेनिफिट है कि 24/7 आवर्स पैसे जमा करा सकेंगे और निकाल सकेंगे। नॉर्मल बैंक में क्या होता है, नॉर्मल बैंक में आप लोग जो है ना कुछ टाइम लिमिट होती है कि यहाँ से इतने बजे से इतने बजे तक बैंक खुलेगा, कोई हॉलीडे आ गया, सेकंड सैटरडे आ गया, फोर्थ सैटरडे आ गया तो छुट्टी हो जाएगी, 4 बज के बैंक बंद हो गया, अब नहीं जाना, लंच टाइम हो गया, बाहर भाग जाओ, नहीं काम हो सकते। यहाँ पे आप जब भी मर्जी एनी टाइम आपका दिल करता है तब जाके आप लोग जो है ना 24/7 आवर्स पैसे जमा करा सकेंगे और निकाल सकेंगे। सरकारी स्कीम की जानकारी और उनका लाभ लेने की सहूलियत इसके अंदर रहेगी। सरकारी स्कीम का जितनी भी जानकारी लेनी होती है ऑनलाइन
ही उनको जो ना एप्लीकेशन से ट्रैक कर सकेंगे। किसी भी प्रकार के बिल का भुगतान जो है ना ऑनलाइन, जैसे आप गूगल पे, फोन पे से करते हैं समथिंग। और वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि फाइनेंशियल लिटरेसी में भी बेनिफिट मिलेगा। लोग थोड़ा ज़्यादा समझ पाएंगे कि किस तरीके से फाइनेंस को सीखा जा सकता है और फाइनेंस को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। ये कुछ है। तो फरीदाबाद में प्रदेश की पहली डिजिटल बैंकिंग यूनिट का शुभारंभ कर दिया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। जो सुविधाएं होगी वो सारी मैं बता दी है। इसके अलावा जो है ना देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कम से कम एक डिजिटल बैंक की यूनिट की शुरुआत तो करेंगे ही करेंगे। जैसे यूपी, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में 4-4 यूनिट है, क्योंकि थोड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़े थोड़े बड़े हैं ये आपके, ठीक है। ये सब बातें मैं शेयर कर चुका हूं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे यूनिट खोली है बता देता हूं। वैसे उत्तर प्रदेश के अंदर 4 यूनिट है, वाराणसी के अंदर है एक कानपुर के देहात में, एक लखनऊ और एक झांसी के अंदर। उत्तराखंड के अंदर एक ही यूनिट है हरिद्वार में। पंजाब में 3 यूनिट है, फरीदकोट, लुधियाना और जलंधर में। दिल्ली के अंदर दक्षिणी साउथ दिल्ली में है। हरियाणा की एक ही यूनिट है फरीदाबाद में। हिमाचल प्रदेश की एक ही यूनिट है सोलन में। जम्मू एंड कश्मीर में एक तो जम्मू में और एक श्रीनगर में है। बिहार में एक दानापुर के अंदर है। झारखंड में ईस्ट सिंह भूमि और रांची में है। एमपी के अंदर जो है ना सागर, इंदौर में है। अभी के लिए ये यूनिटें ही हैं, आगे और आने वाले टाइम में और लॉन्च की जाएगी। अच्छा, मैंने फरीदाबाद की बात की तो फरीदाबाद के कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको शेयर कर देता हूं। क्या कि फरीदाबाद से कुछ गायक हैं इंपॉर्टेंट, सोनू निगम है, एक गायक है ऋचा शर्मा है, एक सूरदास का संबंध भी फरीदाबाद के सीही से है और कई बार पूछा जा चुका है ये किस राजा के समकालीन थे, तो ये अकबर राजा जो है ना इसके समकालीन हुआ करते थे। ये भी पॉइंट याद रखना। फरीदाबाद की कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है वो अभी आपको शेयर करता हूं। लाइक जैसे कागज उद्योग बहुत प्रसिद्ध है फरीदाबाद का, सूती कपड़ा उद्योग है, कृषि यंत्र उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, प्लास्टिक उद्योग है, बाटा शू कंपनी। और बाटा शू कंपनी का एट प्रेजेंट हेडक्वार्टर जो है ना वो गुड़गांव के अंदर है। राजदूत मोटरसाइकिल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा और एस्कॉट ट्रैक्टर बहुत प्रसिद्ध है। कैलविनेटर फ्रिज के उद्योग, ये कैलविनेटर का एसी मैं खुद यूज करता हूं अपने रूम स्टूडियो के अंदर, ये बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली इसकी सर्विस अब इंडिया में रिलायंस कंपनी दे रही है। ऑटो टायर एंड ट्यूब का है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का है और हल्के इंजीनियरिंग उद्योग। ये सारी इंडस्ट्री आप लोगों को फरीदाबाद के अंदर देखने को मिलेगी। फरीदाबाद में एक बड़खल झील है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव बहुत जरूरी है। एक दोध झील है, ये भी बहुत जरूरी है। फरीदाबाद के स्टेडियम में एक नाहर सिंह स्टेडियम आता है, इस स्टेडियम को भी आप लोग अच्छे से याद कर देना। तो फरीदाबाद को उद्योग नगरी कहते हैं इसी वजह से, एक बाबा फरीद के नाम से भी इसको जाना करते हैं। एक अरावली गोल्फ का मैदान है, ये भी हाईवे नंबर 2 से सटा हुआ है, बहुत ही प्रसिद्ध है। इसका डिजाइन किया था अमेरिका के स्टीफन के द्वारा इसको बनाया गया था। जब फरीदाबाद का जिक्र आए और सूरजकुंड मेले का नाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। सूरजकुंड है, सूरजकुंड, इस कुंड का निर्माण तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। ये हर साल मेला लगता है, कोविड के कारण एक दो साल जो है डिले हुआ था। इस बार ये मेला लगा है, कब से कब तक ये लगा है इस बार 19 अप्रैल से लेके, और ये 4 जो है ना, सॉरी गलत लिख गया मैं, एक सेकंड, हाँ, ये इस बार जो है ना 19 मार्च से जो है ना वो लेके और 4 अप्रैल के बीच में जो है ना ये मेला लगा है। हर बार पहले लगा करता था 1 फरवरी से 15 फरवरी, 15 दिनों का, लेकिन इस बार का डेट ये था, कोविड की सिचुएशन के चलते हुए मैनेज नहीं कर पाए थे पिछले 2 साल से। इस बार का पार्टनर नेशन कौन सा था? इस बार वैसे 35वां मेला था, पहले तो ये याद कर लो। पार्टनर नेशन इसका था इस बार का उज्बेकिस्तान, ठीक है ना, उज्बेकिस्तान जो है ना इस बार का पार्टनर था। और इस बार का पार्टनर स्टेट कौन सा था? स्टेट तो नहीं था एक्चुअली, यूटी था, पर कौन सा था वो? जे एंड कश्मीर था, जम्मू एंड कश्मीर J&K था आपका, ठीक है। और ख्वाजा सराय भी है, सूरदास की जन्मस्थली भी है यहाँ पे। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने औषधीय फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्म विकसित की है? कौन सी फसल है जिसकी औषधीय फसल चंद्रसूर विकसित की है? इसका नाम है यूनिवर्सिटी का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इस औषधीय फसल चंद्रसूर की उन्नत किस्मों के लिए, जिसका नाम है HLS4 का लाभ मिलने वाला है। इन हर जगह पर डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। इस यूनिवर्सिटी के वीसी का नाम BR कंबोज है, इन्होंने ही इसकी जानकारी दी है। औषधीय जिसको ना असारिया या आर्या आदि नामों से भी जाना जाता है।
दिखने में ये होता है चंद्रसूर, या इसके बीज होते हैं ऐसे। पहला तो काम आपका ये है कि आप ये बताइए सर कि ये जो आपकी किस्में हैं ना, इससे मतलब इस किस्म का काम क्या है, कहाँ यूज होता है इसका। तो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में इसके बीज से टूटी हुई हड्डी को जोड़ने का यूज करते हैं, या पाचन प्रणाली में जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है वहां उसके लिए यूज करते हैं। मन को शांत करने में, मन बड़ा विचलित रहता है उस चीज के लिए। स्वास्थ्य संबंधित रोग है, सूजन है, मांसपेशियों का दर्द है, इनके लिए इसका यूज किया जाता है चंद्रसूर का। बच्चों के शरीर के सही विकास के लिए भी जो है ना इसका बीज, इसके बीजों का पाउडर जो है ना वो यूज किया जाता है आपका। चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इस यूनिवर्सिटी को अगर बात करें तो 2 फरवरी 1970 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। इसके वीसी का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, प्रोफेसर BR कंबोज, और वो एक्चुअली वीसी और किसी यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो और आप लोगों को याद कर लेना है, वो वीसी हैं GJU के भी, एक्स्ट्रा चार्ज उनके पास में मिला हुआ है इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने औषधीय फसल, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस जिले में पैरा रेसलिंग, पैरा मोटर और जेट स्कूटर, एरो स्पोर्ट्स और वाटर स्पोर्ट्स की जैसी गतिविधियां व्यावसायिक रूप से जो ना हरियाणा के अंदर चला रखी है। तो कहने का तो सीधा सा मतलब है कि हरियाणा के अंदर टूरिज्म स्पोर्ट्स वाली जो एक्टिविटी है ना वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक्टिवेट है। तो हरियाणा का टूरिस्ट स्पोर्ट्स वाला एरिया मैंने अपने सेशन में कई बार बताया, ये वो जिला है वो कौन सा है, पंचकुला है। क्योंकि पंचकुला के अंदर टूरिस्ट पॉइंट ओपन किया गया, और कब किया गया, ये किया गया था आपका 29 तारीख को, यानी कि 29 कौन सी सर, 29 आपकी है सितंबर, और 29 सितंबर कौन से साल की, 2021 की 29 सितंबर के दिन जो है ना ये ओपन किया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो पॉइंट आपको याद रखना है, पंचकुला के अंदर किया गया, सही है ये। लेकिन अगली बात आप लोगों को ये भी याद रखनी है कि पंचकुला के अंदर ये आपके तो है कहाँ पे है, पंचकुला के अंदर मोरनी के अंदर है ये, ठीक है ना, मोरनी हिल्स के अंदर है। और मोरनी हिल्स का जो टिक्कर ताल वाला एरिया है आपका, ठीक है ना, टिक्कर ताल एरिया के अंदर जो है ना ये वाली है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यहाँ पे मिल्खा सिंह क्लब भी है आपका सेटअप किया हुआ, ठीक है ना, मिल्खा सिंह क्लब जो है ना वो आपका सेटअप किया गया है ऑलरेडी आपका पहले भी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए सर, अगला सवाल हम पढ़ाते हैं आपको। यहाँ पे पंचकुला तो हो गया। अच्छा, पंचकुला को ना एक याद रखना आप लोग, हरियाणा का पहला मेट्रोपॉलिटन एरिया कौन सा है, हरियाणा का पहला मेट्रोपॉलिटन एरिया, हरियाणा का मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है ना वो कौन सा है। तो हरियाणा का पहला मेट्रोपॉलिटन एरिया है गुरुग्राम का, ठीक है ना, गुरुग्राम। इसको आप लोग जो ना गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया के नाम से जो ना जानते हैं, GMDA बोलोगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन सा है, दूसरा भी रिसेंटली फरीदाबाद को घोषणा तो पहले होगी थी, लेकिन फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया FMDA। और तीसरा याद करिएगा कौन सा है आपका, तीसरा है पंचकुला के लिए पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया, ठीक है ना। ये 3 ही जिले ऐसे हैं जिनको मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एरिया के अंदर जाना करते हो। पंचकुला को हरियाणा की मिनी राजधानी के रूप में पुकारा करते हो आप लोग, ठीक है ना। पंचकुला को आप लोग जो है ना मिनी राजधानी के रूप में जो है ना वो पुकारने की कोशिश करते हो पंचकुला को। और एक बात और याद रखिएगा, पंचकुला को हरियाणा की मिनी राजधानी तो कहते ही कहते हैं हम लोग। और इंपॉर्टेंट है कि पंचकुला को भजन लाल ने कभी पेरिस ऑफ हरियाणा बनने का भी सपना देखा ही था आपका, ठीक है। पंचकुला खुद एक ट्राई सिटी के अंतर्गत भी आता है, तो ये भी याद रखना। गुड इवनिंग बेटा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि हरियाणा में कितने और नए राजकीय स्कूल बनेंगे, मॉडल संस्कृति स्कूल कितने और बनेंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि पहले तो इसका तो आंसर है 500। देखो, ये जो मॉडल संस्कृति आपके स्कूल होते हैं, ठीक है ना, हरियाणा के अंदर ये जो मॉडल संस्कृति नाम के जो स्कूल होते हैं आपके, इनका सीधा सा मतलब पता क्या है, इनका सीधा सा मतलब ये है आपका कि इनके अंदर CBSE बोर्ड जो है ना वो अप्लाई कर दिया जाता है। यानी कि जैसे सरकारी स्कूलों के अंदर हरियाणा बोर्ड है, ऐसे ही सरकारी स्कूलों के अंदर ही सेंट्रल बोर्ड जो है ना उसको ही अटैच कर देते हैं। और इससे इंपॉर्टेंस क्या है, इससे फायदा क्या हो जाता है, इससे बेनिफिट ये हो जाता है आपका सीधा सीधा कि हरियाणा के अंदर जो स्कूलों का एजुकेशन लेवल है वो बढ़ जाता है। मतलब आप लोग अगर बात कर रहे हो, एक तो नॉर्मल आप लोग क्या कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हो, उसी सरकारी स्कूल में आपको प्राइवेट स्कूल जैसी फैसिलिटी मिल जाए तो कैसा रहे, बहुत अच्छा रहे। इसीलिए ये वाला सेटअप किया गया है। इस पॉइंट को आपको यहां से याद रखना है, ठीक है।
गुड इवनिंग। चलो सर, अगला सवाल आपका कौन सा रहेगा कि अगला क्वेश्चन है कि रेल भूमि विकास प्राधिकरण किस जिले के सहित देश के 9 स्टेशनों पर मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा? बहुत ही अच्छे वाला सवाल है। क्या है कि रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी विल बिल्ड ए मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स एट 9 रेलवे स्टेशन ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग विच डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट के इंक्लूडिंग जो है ना ये तैयार किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? करनाल है, हिसार है, कैथल है या अंबाला है? तो इसका सही और राइट अप्रोप्रिएट आंसर जो है ना आपका वो रहेगा क्या? हिसार, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार के अंदर ये सेटअप किया जाएगा। काफ़ी ज़रूरी और सिंपल सा सवाल है, पर याद जरूर कर लेना। हिसार के साथ देश के 9 रेलवे स्टेशन पर बनेंगे मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स। RLDA ने लीज पे ज़मीन दे दी है। ये मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स से क्या है बेनिफिट हो जाता है, जैसे मान लो ट्रेन के लिए आपको 2 घंटे का वेट करना पड़ेगा, तो वहीं पे एक कॉम्प्लेक्स बना हो तो लोग घूमाएंगे, उसके अंदर मूवी देख ले, घुमाए, रेस्टोरेंट हो, बैठ जाएं। ये कितना बेनिफिट है। इससे बेनिफिट एक तो वहाँ के लोकल एरिया का हो जाएगा, टूरिस्ट बढ़ जाएगा, वहाँ के आमदनी हो जाएगी, इकोसिस्टम बढ़ जाएगा, है ना, और एक यात्रियों को तो सीधा सीधा बेनिफिट होगा ही होगा, है ना। इस मल्टी फंक्शनल कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से राज्य शामिल है? पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब है। इनको मेन रूप से शामिल किया गया है। 9 रेलवे स्टेशन पे तकरीबन 372 वर्ग मीटर से 2350 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो है ना कॉम्प्लेक्स को तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री, अपने आप में बेहद जरूरी वाला सवाल है, यहां से क्वेश्चन छपने की उम्मीद है और ज्यादा वाली। केंद्रीय गृह मंत्री आपके जो इंडिया के होम मिनिस्टर हैं 27 अक्टूबर 2022 के दिन जो है ना हरियाणा के फरीदाबाद के अंदर आए और 6600, एक्चुअली तो पूरा एग्जैक्ट कहूं तो इनका ये है 6629 है, 6629 करोड़, एग्जैक्ट तो यही होगा, इतने करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। क्या क्या किया इन्होंने, और जो इन्होंने एक्चुअली उद्घाटन वगैरह किया है ना वो एग्जाम में बहुत जरूरी है। आने वाले दिनों के अंदर पेपरों में वो पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्या कि देखो, एक तो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर पलवल से हरसाना कला का, एक तो शिलान्यास इन्होंने किया है किस चीज का? हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो कि पलवल से हरसाना के बीच का है। दूसरा इन्होंने लोकार्पण, इसकी तो नींव रखी है, लेकिन लोकार्पण किसका किया है? एक तो रोहतक के अंदर एलिवेटेड रेल पथ जो रोहतक गोहाना पानीपत खंड का है ऊपर वाला, ये पहला था भारत का सबसे, ठीक है। एक रेल कोच फैक्ट्री बहुत जरूरी है हरियाणा के अंदर। अब तक आप रेल कोच फैक्ट्री पढ़ा करते, ये सॉरी वैगन वर्कशॉप पढ़ा करते थे अब तक आप लोग जगाधरी में, अब हरियाणा में एक रेल कोच फैक्ट्री भी आ चुकी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 तारीख के दिन याद रखिएगा आप लोग, 27 अक्टूबर के दिन ये बड़ी सोनीपत के अंदर रेल कोच फैक्ट्री कारखाना है, इसका उद्घाटन कर दिया। तीसरा है हरियाणा पुलिस आवासीय परिसर। हरियाणा पुलिस का एक आवासीय परिसर है जो कि गुरुग्राम के भौंडसी के अंदर जो है ना इसका उद्घाटन कर दिया गया। तो ये 3 और प्लस 1 ये 4 काम बहुत ज्यादा जरूरी है जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो क्या है कि हरियाणा सरकार वर्तमान में इनमें से किस योजना पर काम कर रही है? इनमें से किस योजना पे काम कर रही है? तो हरियाणा सरकार वर्तमान में इनमें से 5S स्कीम पे काम कर रही है। हरियाणा का टारगेट है कि वो 5S पे प्रॉपर काम करे, प्रॉपर ध्यान दे। ये 5S होते क्या हैं सर? इन 5S में से पहला S जो है ना वो शिक्षा पे आधारित है, दूसरा S जो है ना वो स्वास्थ्य पे आधारित है, तीसरा S है वो सुरक्षा पे आधारित है, चौथा S जो है ना वो स्वावलंबन पे आधारित है, और 5वां S है उसका मतलब स्वाभिमान है। इन 5 पे हरियाणा गवर्नमेंट जो है काम कर रही है ठीक ढंग से, और 3C को हरियाणा खत्म कर रही है। 5C पे तो काम कर रही है और 3C को खत्म कर रही है। ये 3C है कौन कौन से? पहले C का मतलब है करप्शन को खत्म कर रही है, दूसरे C का मतलब कास्टिज्म को खत्म कर रही है, तीसरे C का मतलब है क्राइम को खत्म किया जा रहा है। तो ये छोटी सी बातें हैं, 5S पे काम कर रही है। 5S का मतलब है शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, और 3C को खत्म कर रहे हैं यानी कि करप्शन, कास्ट और आपका जो है ना क्राइम। हरियाणा में अब किस जानवर को पालने के लिए लाइसेंस लेना होगा? ये बात पहले बार सुनने में तो लगती है थोड़ी सी मजाक, लेकिन अब थोड़ी ज़रूरी भी है क्योंकि हरियाणा इसके लिए सख्ती से कानून बना रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा के अंदर अगर कोई भी कुत्ते को पाल लेगा, डॉग कोई भी कुत्ते को पालेगा, तो उसके लिए जो है ना उसको स्पेशली लाइसेंस लेना होगा। एक कुत्ता ही घर में पाला जा सकता है, और एक से ज़्यादा अगर पाला तो सिर्फ एक ही कुत्ता पाल रख सकेगा,
कुत्ते को सार्वजनिक स्थान पर ले जाने पर पहले मुंह पर मुखौटा लगाना अनिवार्य होगा ताकि वो किसी को काट ना ले। इसके लिए अलग से अधिनियम बिल पारित किया जाएगा, एक कानून बन जाएगा अलग से। मतलब कोई सख्ती से वैसे तो पालन करे ही कैसे, ऐसा किया इसलिए जा रहा ताकि किसी को काट ना जाए आए दिन भर की शिकायतों के चलते हुए। यहां से एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है जो लगभग पेपर पूछते हैं, एसएससी वगैरह भी पूछते रहते हैं, क्या कि कुत्ते का वैज्ञानिक नाम। और कुत्ते का वैज्ञानिक नाम ये देखो लिख रखा है कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, ठीक है ना, कैनिस ल्यूपस फैमिलियरिस, ठीक है ना, फैमिलियरिस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है तो, और इसके लिए एक बात और है कि कोई इस नियम को अगर पालन नहीं करता है तो सरकार ने अभी तक क्या नियम रखा है, 5,000 रुपए जुर्माना और कैद का प्रावधान भी जो है ना वो जारी किया गया। तो हरियाणा सरकार इसको सख्ती से लागू कर रही है। कैद भी हो सकेगी, मतलब कुत्ता पाल लिया और कुत्ते एक से ज्यादा पाल लिया और लाइसेंस नहीं ले रखे हैं तो उसके लिए कैद भी हो सकेगी। तो वो भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा चुनाव की यूथ आइकॉन हाल ही में किसे बनाया गया है? ये यूथ आइकॉन क्या होता है सर, बनाया किसे गया है? बनाया तो गया है गौरी शोराण को, पर ये यूथ आइकॉन होता क्या है? देखो गौरी शोराण को शायद आप लोग जानते होंगे, ये है हरियाणा के अंदर मतलब अंतर्राष्ट्रीय शूटर है, वो तो आप लोग जानते होंगे। रिसेंटली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। बट गौरी शोराण को यूथ आइकॉन बनाया, मतलब यूथ को जो अभी रिसेंटली वोटिंग का सीजन चल रहा है, कुछ एरिया में आई थिंक आज वोटिंग हुई है सरपंच की, ठीक है ना, कुछ एरिया में पहले चरण की हुई है, फिर दूसरे चरण तीसरे चरण से वोटिंग होएगी। तो इन वोटिंग के चलते हुए देखा जाए ना तो क्या हो रहा है कि लोगों को मोटिवेट किया करने का काम ये करेगी। आदमपुर उपचुनाव भी होंगे तो लोगों को मोटिवेट करने का काम किया जाएगा इनके थ्रू। यही है गौरी शोराण, याद रखना। गौरी शोराण साल 2018 से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और भारत सरकार की ब्रांड एम्बेसडर है। अंतर्राष्ट्रीय शूटर है गौरी शोराण। इनके पिताजी है वो आईएएस अधिकारी है जगदीप शोराण। और गजब की बात है, ये जो है ना पूर्व शिक्षा मंत्री जिनका नाम चौधरी बहादुर सिंह शोराण, जो हालांकि इस दुनिया में नहीं रहे, इनकी पोती है। मतलब इनके दादाजी जो है ना हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी का काम कर चुकी है, विश्व धाल्य चैंपियन, विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियाई चैंपियनशिप, दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत, कांस्य, ये सारे पदक ये जीत चुकी है। अब तक इन्होंने 35 अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भाग लेके 26 पदक जीते और 108 राष्ट्रीय और अन्य पदक ये ऑलरेडी जीत चुकी है। और अभी रिसेंटली जो बेंगलुरु के अंदर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए थे उसके अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो काफी जरूरी बात है ये। और इनको ना कोरोना महामारी के दौरान रिपब्लिक ऑफ घाना की तरफ से ऑनलाइन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड नई दिल्ली के घाना के उच्चायुक्त माइकल ओके एस्क ने इनको ऑनलाइन दिया था। तो यूथ आइकन बने हैं तो नो डाउट खैर ये काम तो करेगी जनता को बताने का कि वोटिंग कितना ज़रूरी है, इसी के लिए ही ये, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, ये यूथ आइकन गौरी जो है ना है कहाँ की? ये हरियाणा के भिवानी के लोहारू की गागड़वास की रहने वाली है। ये छोटी सी बात भी आप लोग याद कर सकते हैं, गागड़वास गाँव है इनका। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का शिलान्यास हाल ही में अमित शाह ने किया। मैंने अभी बताया आप लोगों को कि 27 अक्टूबर के दिन जो है ना 27 अक्टूबर 2022 को हरियाणा का एक जिला है जिस जिले का नाम क्या है, फरीदाबाद। इस फरीदाबाद के अंदर जो है ना ऑनलाइन उद्घाटन किया किसका, हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 121.7 किलोमीटर है। एक्चुअली कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे जो है ना उसके लगभग पैरेलल ही चलने वाला एक कॉरिडोर होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनीपत के अंदर है। सोनीपत के जिला राजस्व अधिकारी का नाम हरिओम अत्री है, उन्होंने इसकी जानकारी दी। कुंडली मानेसर पलवल जो है ना इस एक्सप्रेस वे के साथ साथ ये ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर जो है बनाया जाएगा। कॉरिडोर बनने से बेनिफिट होगा कि फरीदाबाद से कॉरिडोर का शिलान्यास हो गया। बनने से बेनिफिट ये होगा कि थोड़ा सा हरियाणा का जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा। आने वाले 5 सालों में ये पूरा हो जाएगा। 18 गांवों की 94 हेक्टेयर जमीन है, इसका अधिग्रहण जो है ना किया जाएगा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मेनली पलवल, नूंह, गुरुग्राम, झज्जर और सोनीपत के लोगों को जो है ना इसका सीधा सीधा बेनिफिट होगा। 121.7 किलोमीटर लंबा है जिसपे 5617 करोड़ रुपए जो है ना खर्च किए जाएंगे। ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और हरसाना कला जो है ना इसका स्टेशन होगा। ये बेसिकली हरसाना कला रेलवे स्टेशन को जंक्शन का रूप दिया जाएगा, तो वहां तो अपने आप में सीधा ही बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये कुछ रैली की फोटो थी। खैर
एचएयू ने गेहूं की किस्म जिसका नाम है WH1270 का बीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए कितनी कंपनियों से समझौता किया है। एचएयू के ने जो है ना अभी रिसेंटली समझौता किया है कितनी कंपनियों के साथ में, तो इस 9 कंपनियों ने, ठीक है, 9 कंपनियों के साथ में। अब देखो ये समझौता क्या होता है, ताकि ये जो गेहूं का बीज है, अभी आप लोगों को वैसे भी पता है कि गेहूं का सीजन आएगा, लोग गेहूं की जो बिजाई है वो करेंगे, पर उत्तम बीज होना चाहिए। इसलिए हरियाणा ने एक उत्तम बीज पोर्टल भी लॉन्च कर रखा है, ताकि अच्छा बीज हो तो अच्छी पैदावार हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो। आपको शायद पता होगा हरित क्रांति भारत में आई थी ना, एस स्वामीनाथन लेके आए थे, कौन से साल में लेके आए थे बता सकते हो आप लोग, जिसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। तो उसमें यही तो था ना, उन्नत किस्म के बीज यूज करना, रासायनिक जो आपकी खाद है उसका भी प्रयोग करना। तो ये रिसेंटली WH1270 को देश के उत्तर पश्चिमी मैदानों में जहाँ पे खेती ज़्यादा होती है, अगेती बिजाई के लिए जो है ना ये रिसेंटली बेनिफिट दिया जाएगा। और इसको हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर का कुछ हिस्सा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के हिस्से में जो है ना शामिल किया गया है। कंपनियां कौन कौन सी है ये, एक तो आपकी WH1270 बीज के लिए उत्पादन करेगी, एक कंपनी है उत्तम सीड्स जो कि हिसार की है, एक मॉडल एग्रीटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करनाल की है, कुरुक्षेत्र एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड इंद्री की है, शिव गंगा हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड हिसार की है, हरियाणा सीड्स कंपनी करनाल की है, क्वालिटी हाइब्रिड सीड्स कंपनी हिसार की, काश्तकार सीड्स विदिशा मध्य प्रदेश, उन्नत बीज कंपनी सिरसा की, और शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड ये हिसार की। इन कंपनियों के बीच में समझौता हुआ। आप लोगों को कंपनियों के नाम नहीं याद करने, आपको तो वैसे बता दिए मैंने, आपको तो संख्या याद करनी है कि 9 ये कंपनियां हैं, इनके साथ में ये समझौता हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि हरियाणा के किस सिंगर को इंग्लैंड के लंदन स्थित रॉमफोर्ड में शान ए हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शान ए हरियाणा अवार्ड से सम्मानित किया गया गजेंद्र फोगाट को। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। होपफुली आप लोग शायद गजेंद्र फोगाट को इसलिए जानते होंगे क्योंकि हरियाणवी भाषा के गानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, और हरियाणवी बोली के गाना या हरियाणवी जो बोली है उसको देश विदेश तक लेके जाने के लिए इनको शान ए हरियाणा अवार्ड दिया गया है। ये छोटी सी बात है पर जरूरी बात याद करने वाली। किस जिले के गन्नौर के बड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 585 करोड़ की लागत से 61 एकड़ में बना रेल कोच कारखाने को रिसेंटली गृह मंत्री ने लोकार्पित किया है? तो ये बात याद कर लेना, 161 करोड़ रुपए, 161 एकड़ जमीन के अंदर 585 करोड़ की लागत से बना हुआ रेल कॉरिडोर कारखाना ये सोनीपत का है, सोनीपत के बड़ी का है। मैंने अभी शेयर की थी, इससे 1200 युवकों को सीधा सीधा लाभ मिल जाएगा। मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका डिटेल बताने की कोशिश करता हूं तो इसका कुल एरिया कितना है, 161 एकड़ का है। रेल कोच नवीनीकरण कारखाना सोनीपत है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो कोच बनेंगे, आपके रेलवे के कोच तैयार किए जाएंगे। 250 कोच जो है ना हर साल लगभग बनने की कैपेबिलिटी है। सीएनजी मशीनें, बोगियां, इनकी रख रखाव, ऑटोमेटिक डिस असेंबली लाइन, ये सब कुछ बनाई गई है यहाँ पे। मतलब मशीनों से ज्यादा काम होगा, रोबोटिक टेक्निक से ज्यादा काम होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस बात का खास ध्यान रखा गया। तो ये इंग्लिश का खैर ट्रांसलेशन हो गया। इसके अलावा जो है ना डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली हरियाणा के अंदर रेल कोच का काम बहुत ज्यादा अच्छा होगा, रेल आईटी प्लेटफॉर्म होगा। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा के अंदर जो है ना इन पे सब के ऊपर ना सोलर प्लांट है, जितना भी बड़ा ये बनेगा रेल कोच वाला उसके सबके ऊपर सोलर प्लांट लगेगा। सोलर प्लांट से बेनिफिट ये होगा कि वहीं से ही बिजली बनेगी, लगभग 1 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। हरित पर्यावरण के लिए 20,000 से ज्यादा पौधे और 5,000 सजावटी पौधे और 1,30,000 वर्ग मीटर में घास लगाई गई, ताकि जो ना इको एनवायरमेंट है उस पर भी खास ध्यान हो सके। बारिश का पानी है उसको जो है ना बेसिकली इकट्ठा किया जाएगा, वेस्ट नहीं रखा जाएगा। और सीवेज ट्रीटमेंट है उस पर भी खास तरीके से ध्यान रखा जाएगा, उसको भी खेतों में फिर यूज किया जाएगा, एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे। तो खास तरीके का प्रोजेक्ट और खास तरीके के सोच समझ के बनाया गया भाई। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले खट्टर सरकार नया हेलीकॉप्टर खरीद रही है, जिसपे 105 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। यह हेलीकॉप्टर किस देश से हरियाणा के अंदर आएगा? ये आएगा जर्मनी से हरियाणा के अंदर हेलीकॉप्टर आएगा। सर हेलीकॉप्टर लाना कौन सी बड़ी बात है भाई? बहुत बड़ी बात है। हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हो आप लोग, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप दुकान से जाके टॉफी लेके आ रहे हो, तो बड़ी बात तो है ही है, क्योंकि इसकी कीमत बहुत है, 105 करोड़ रुपए की कीमत है। अभी हरियाणा और पंजाब के पास में एक सिंगल ही हेलीकॉप्टर है, कहीं जाना आना हो तो, और वो भी 2008 में खरीदा हुआ, तो पुराना हो गया। मेंटेनेंस में ही हरियाणा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा लगा रही है। इस करके क्या कर रही है कि 105 करोड़ के नए हेलीकॉप्टर की खरीद के पीछे हरियाणा सरकार की वजह बस यही
यही है कि 2008 का था, पुराना हो गया, रख रखाव पे खर्चा बहुत आ रहा है, इसलिए नए हेलीकॉप्टर खरीदने की एक आवश्यकता है। पंजाब और हरियाणा एक दूसरे के हेलीकॉप्टर का यूज कर रहे हैं, जरूरत के हिसाब से एक दूसरे को एक मतलब दे दिया करते हैं, और नया जो हेलीकॉप्टर आएगा वो 15 महीनों के अंदर डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बात जर्मनी की करी है क्योंकि ये जर्मनी से आने वाला है, तो जर्मनी को मैप में देख लीजिएगा। जर्मनी की अगर मैं बात करता हूँ, राष्ट्रपति कौन है तो फ्रैंक वाटलर है, और इसकी कैपिटल बर्लिन है। डायलिंग कोड +49 है, करेंसी इसकी यूरो है। पॉपुलेशन 2021 तक 8 करोड़ 31 लाख है, मतलब कह दो चलो, ठीक है ना। और चांसलर यहाँ पे ओलफ स्कॉल्च है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर संबोधित करने के लिए देश के 8 युवाओं को चुना गया। मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर 31 अक्टूबर को हर साल ये जयंती मनाई जाती है, ये तो याद कर देना। 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, इसको एकता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इन्होंने 562 से ज़्यादा या 565 के आसपास की रियासतें हैं उनको इकट्ठा करने का काम किया था। हालांकि वो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, इन तीन को मतलब फाइनली तक नहीं ऐड कर पाए थे। जूनागढ़ थोड़े दिनों बाद में हो गया था, हैदराबाद भी हो गया था, पर हैदराबाद को इन्होंने पेट का कैंसर कहा था भारत के। और जो पहला आपका जम्मू एंड कश्मीर है उसका स्यापा तो आप लोगों को पता ही है कि कितना हद तक है ही है अपने आप का, ठीक है, रहा भी है बहुत ज़्यादा। खैर, 31 अक्टूबर की इनकी एकता दिवस की जयंती के ऊपर क्या है कि संसद भवन में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उन पे लगभग 8 युवाओं को जो है ना इनके ऊपर स्पीच देनी थी, इनके व्यक्तित्व, इनके जीवन, इनके कामों के बारे में। इसीलिए जो है ना सिलेक्ट हुई है हमारे भारत के उन 8 में से हरियाणा की नंबर 1, और ये हरियाणा के जिले सोनीपत की है, ये याद रखिएगा, जिनका नाम है भूमिका शर्मा। भूमिका शर्मा ये है, इनको पूरे भारत के अंदर 8 युवाओं में सबसे पहले स्थान पे जो है ना इनको चुना गया। ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य व्यक्ति जो है ना जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन सब के आगे 3 मिनट का इनको टाइम दिया जाएगा बोलने का। तो ये भी अपने आप में एक बेहद अद्भुत और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हरसाना कला की है ये, जहाँ पे अभी मैंने बताया ना एक रेलवे स्टेशन बनेगा, एक जंक्शन बनेगा, स्टेशन तो बल्कि क्या, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को जो है ना याद रखना है। और एक बात हाँ, मैंने अभी शेयर भी की थी तुम्हें, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, ये केवड़िया के अंदर इनकी एक मूर्ति है, केवड़िया। और ये केवड़िया के अंदर जो इनकी मूर्ति है ना, इसका केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रिसेंटली एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। एक तो बात यही हो गया आपका। और एक बात और है, इनकी जो मूर्ति है दुनिया में सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर की हाइट की इनकी मूर्ति है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, आपको ये भी याद रखना है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जिनको आप लोग पुकारा करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों,